2024 के रण में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा कौन होगा, यह सवाल बना हुआ है। मगर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कोशिशें देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि ममता बनर्जी विपक्ष का चेहरा बनने के लिए अभी से तैयारी कर रही हैं। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद वो नवीन पटनायक से मिलने वाली हैं। ममता की कोशिश है कि ऐसे सभी दल जो गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी वाले हैं उन्हें अपने साथ लेकर आया जाए और 2024 में बीजेपी के सामने मजबूत दावेदारी दिखाई जा सके। सब इशू लेके मैं खुद धरना में बैठेंगे और 29 तारीख को 12 बजे 29 तारीख चलेगा, 30 तारीख भी चलेगा। 30 तारीख को रात में इसको समाप्त करेंगे। पहले राहुल गांधी को बीजेपी के लिए टीआरपी बताया और फिर केंद्र के खिलाफ 2 दिन के धरने का फैसला सुनाया। सब इशू लेके मैं खुद धरना में बैठेंगे और 29 तारीख को 12 बजे 29 तारीख चलेगा, 30 तारीख भी चलेगा। 30 तारीख को रात में इसको समाप्त करेंगे। तो क्या ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के खिलाफ तीसरे मोर्चे का झंडा बरदार बनने का पूरा मन बना लिया है? ममता बनर्जी के रुख में बदलाव अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद दिख रहा है। ममता जल्द ही नवीन पटनायक से भी मिलने वाली हैं। सवाल है कि क्या 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी एकता की नई बिसात बिछने वाली है? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों का कोई मोर्चा तैयार होता है तो कांग्रेस की भूमिका उसमें क्या होगी? क्योंकि ममता बनर्जी और अखिलेश पहले ही कांग्रेस से दूरी के संकेत दे चुके हैं। पार्लियामेंट बीजेपी को কেন না তো রাহুল গান্ধী কি নেতা না তো রাহুল গান্ধী মুক্ত থাকলে মোদীকে কেউ অন্য কারণ ও রাহুল গান্ধী হচ্ছে মোদীর সবচেয়ে বড় আর কিছু বললাম না বুঝে সবচেয়ে বড় টিআরপি সবাই বলে। कांग्रेस कमजोर न होती तो आज देश में बीजेपी न होती और कई कांग्रेस की बुराइयों की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी देश में दिखाई दे रही है। कांग्रेस को बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। देश में अगर बीजेपी हटाना चाहते हैं तो रीजनल फोर्सेस तो हैं जो लड़ रहे हैं, कांग्रेस कहां लड़ रही है? सर, राहुल गांधी को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं उनके साथ काम किया हूं, मुझे कोई सलाह नहीं देनी है। उधर इशारों में राहुल गांधी पर हमले के बाद कांग्रेसी नेता ममता बनर्जी पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्षी दलों की तीसरे मोर्चे की कोशिश को ईडी सीबीआई के डर का नतीजा बता रहे हैं। अगर साथ में विपक्ष एकजुट होना नहीं चाहते हैं, बहुत से लोग हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, सरकार के दबाव में, ईडी के दबाव में वो नहीं मिलना चाहते हैं, विपक्षी एकता को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो वो उनकी मर्जी है। मोदी सरकार के विरोध में विपक्षी दलों को जोड़ने की कोशिश नीतीश कुमार, केसीआर और केजरीवाल भी कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल की कोशिशों को झटका तब लगा जब उनके न्योते पर कोई भी गैर बीजेपी या गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री डिनर में नहीं आया। ऐसी सूरत में बीजेपी विपक्षी दलों की कवायद पर तंज कस रही है। 2024 के चुनाव में बीजेपी की जीत का दम भर रही है। हमारे विपक्ष के जो नेता है वो अपने आप में कॉन्फ्यूज है और ये लड़ाई हर नेता के बीच में, विपक्ष के नेता के बीच में चल रहा है कि अपने अपने परिवार के बेरोजगार लोगों को रोजगार कैसे दिया जाए। सोनिया गांधी जी चाहते हैं कि उनका बेरोजगार बेटा पीएम बन जाए। ममता बनर्जी की आशा, मन की जो ये अभिलाषा है कि वो पीएम बन जाए तो उनका बेरोजगार जो भतीजा है वो भतीजा सीएम बन जाए। तो आपस में इसलिए लड़ाई है, सभी कंफ्यूज है, लेकिन ये लड़ाई 2 नंबर पोजीशन को लेके है। केंद्र के खिलाफ तीसरे मोर्चे का प्रयास पहले भी हो चुका है, लेकिन 2024 के रण में इस बार ममता इस प्रयास को एक कदम आगे ले जाने की तैयारी में है। अगर ये कोशिश कामयाब होती है तो बीजेपी से ज्यादा ये कांग्रेस के लिए चिंता की बात होगी। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। तो सरकार के खिलाफ विपक्ष के मुद्दे एक हैं, लेकिन सियासत ऐसी है कि उन मुद्दों पर वो एक साथ नहीं आना चाहते हैं। ममता बनर्जी को ही देख लें, ईडी और सीबीआई के मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी भी मैदान में हैं, लेकिन उन्होंने अलग से मोर्चा संभालने का ऐलान कर दिया है। 2024 में जांच एजेंसियों का मुद्दा बड़ा होने वाला है। विपक्ष से एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप बताता है, तो वहीं सरकार इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी मुहिम और बड़ी कार्रवाई बताती है।
आइए जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि पिछले कुछ वक्त में नेताओं पर ईडी की कार्रवाई कैसे आगे बढ़ी है। 2014 के बाद एनडीए शासन के 8 सालों में नेताओं के खिलाफ ईडी के इस्तेमाल में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। यह आंकड़े आपके सामने हैं, 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान 121 राजनेता जांच के दायरे में आए हैं, जिनमें से 115 नेता, जैसा कि आप देख रहे हैं, 121 नेताओं पर शिकंजा कसा है। विपक्ष के 115 नेता हैं, यानी इस दौरान 95% विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हुई है। 95% ये आंकड़ा अपने आप में बहुत सारी कहानियों को बयां करता है, जिसको लेकर विपक्ष हमलावर है। यूपीए शासन की बात कर लेते हैं। यूपीए शासन यानी 2004 से 2014 के बीच ईडी ने सिर्फ 26 राजनेताओं की जांच की थी। इनमें विपक्ष के 14 यानी करीब 54% नेता शामिल थे। ये दोनों ही तरफ आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। 2004 से 2014 तक विपक्ष के 14 नेता थे और किन नेताओं पर, 26 नेताओं पर शिकंजा कसा था, जिनमें से यूपीए के भी कुछ नेता थे। 54% इनका आंकड़ा। 2014 के बाद हुए ईडी के एक्शन को पार्टी के हिसाब से समझ लेते हैं, जिनमें से अब तक 6 बीजेपी के साथ गठबंधन दल के नेताओं पर शिकंजा कसा है। कांग्रेस के सबसे ज्यादा 24 नेता ईडी की जांच के दायरे में हैं, जिनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी जैसे बड़े नेता भी शामिल हैं। टीएमसी के 19 नेता, एनसीपी के 11 नेता, शिवसेना के 8, एक एक करके आपको दिखाते हैं। शिवसेना के यहां पर आप देख रहे हैं अलग अलग 2014 के बाद के आंकड़े हैं। शिवसेना के 19 दिखाई दे रहे हैं, बीएसपी के 5 नेता शामिल हैं, आम आदमी पार्टी के 3 नेता, कांग्रेस पार्टी के 24 नेता शामिल हैं। ईडी ने किस पार्टी के नेता पर शिकंजा कसा है मोदी सरकार के आने के बाद, वो आंकड़ा इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कांग्रेस के 24 नेता हैं और सबसे ज्यादा राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर जब शिकंजा कसने की कोशिश हुई, जैसा कि दावा करती है, उसके बाद स्थितियां और ज्यादा अलग हो गई। कांग्रेस आक्रामक तरीके से बीजेपी पर लगातार इस मुद्दे को लेकर हमलावर रहती है।